वो नंगे बीजेपी, वो चड्डीधारी बीजेपी कहाँ है? आज किसान बैठे हैं और तुम सत्ता में हो। हर जगह जाकर के देख लो स्वास्थ्य का क्या हाल है। डॉक्टर ने इसका मतलब हर हॉस्पिटल में गोबर भर दो, सबको गोबर खिला के ठीक कर दो अगर होते हो तो। बांग्लादेश हमने बनाया था, भूखमरी को उसको भी पीछे छोड़ के हम अब देख लो कितनी शर्म की बात है। और भगवा धारण करके संसद में किसने बिठा दिया आपको? भगवा भी तो हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, तो आप क्यों डाल रहे हो? मान लिया एक टाइम में कि हाँ हम सभी खालिस्तानी हैं, या जितने इतने साल से रह रहे थे तब क्यों नहीं केस किए हमारे ऊपर? हम आंदोलन कर रहे हैं, हम कम्युनिस्ट हैं, हम अगर मुसलमान करेंगे वो पाकिस्तानी है, और अब किसानों को खालिस्तानी बोल दिया। खालिस्तानी तो तुम हो जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं। क्या शर्म इनको आनी चाहिए? अरे कुछ लोग 303 सीटों वालों को धमका रहे हैं। एक बात बताओ, जब वो गधे की लीद का मसाला खा सकते, हम पिज्जे नहीं खा सकते? क्या वो साध्वी प्रज्ञा बोल रही कि मैंने गोबर खा करके अपना कैंसर ठीक कर लिया? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ IT ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਫਲੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद गिल है, SFI का राज्याध्यक्ष हरियाणा का और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आपने गोदी मीडिया में देखा होगा जैसे बोल रहे थे कि डफली वालों का कि यहाँ पे क्या काम है। आप बताइए आप लोगों के यहाँ पे क्या काम है, जैसे गोदी मीडिया बोल रहा है। देखो, हमारा यहाँ पर मुख्य काम इसलिए बनता है कि हम विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले, और हम भी किसान के बेटा बेटी हैं। अगर आज किसान नहीं बचेगा, जिसका खेत नहीं बचेगा, जो हमारे परिवार खेती करता, अगर वो खेती नहीं बचेगी वो कैसे फीस दे पाएंगे? इसलिए हमारा परिवार बचाने की और नस्ल बचाने की लड़ाई है। अगर आज हमारे दादी ने जो जमीन हमारे माँ बाप को दी थी, और हमारे माँ बाप जो हमारे को सौंप के जाएंगे, अगर वो हमारे पास नहीं बची तो हमारे आने वाले टाइम में हमारे बच्चे हमारे सवाल करेंगे कि आपने क्या किया। इस बात के लिए आए हुए हैं कि ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये हमारे परिवार का आंदोलन है, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। लगता कि जैसे आप कुछ लोग, आप नहीं कुछ लोग शाहीन बाग पे गए थे, डफली बजाकर प्रचार कर रहे थे, तो आपको लगता है कि थोड़े वे सहम गए हैं डफली वालों से? क्योंकि बहुत नारे गए थे, वो बहुत बात उठी थी, डफली वाले आए थे वहाँ पे, स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, उस बात को लेकर थोड़ा परेशान हो गया। देखो, शाहीन बाग का आंदोलन हम देखेंगे, उसको देखने के कई तरीके हो सकते हैं, क्योंकि जब CNRC का बिल आया था, जैसे किसानों का बिल लेके आए, वैसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर उस पर बहस नहीं होने दी, विपक्ष से बोलने नहीं दिया आया। और जब ये उससे पहले देश में पहले लागू किया, उससे पहले आसाम के अंदर वो बिल लागू हो चुका था, और उसके अंदर 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया था जो हमारे देश के नागरिक थे। और सबसे बड़ी बात जो प्रूफ मांगने की बात करती है CNRC के ऊपर, ये वो कोई मुस्लिम का आंदोलन नहीं था, वो पूरे देश की जनता का आंदोलन था वो भी। और जो कैप्टन रह चुका हमारे आर्मी के अंदर, जो हिंदुस्तान की जो सेवा करता है, बॉर्डरों पे दिन रात पड़ा रहता है, जब होली दिवाली का त्योहार होता है हम अपने परिवार के साथ होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेना के जवान बॉर्डर पे पाते हैं, उन लोगों को उस कानून के तहत आसाम के अंदर बाहर कर दिया था। किस बात के वो मांग रहे हैं हमारे से प्रूफ? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए हम विद्यार्थी बात कर रहे हैं, जो इस देश का नागरिक है, 20 सालों से 50 सालों से रह रहा, किसी कारण से देश के अंदर कितनी प्रकार की आर्थिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, उनके घर तक उजड़ गए, वो कहां से डॉक्यूमेंट लाएंगे? जब ये बोलते हैं, देखो सब भगवान भी मानते हैं, आस्तिक भी होते हैं, नास्तिक भी होते हैं, सबकी अलग अलग समझ होती, सबका स्वीकार होता। जब ये केदारनाथ का मंदिर टूटा था, वहां लोग ही नहीं बचे थे, घर नहीं बचे थे, तो वो लोग कहां से डॉक्यूमेंट लाएंगे? इसलिए शाहीन बाग का आंदोलन था। और डफली वाले इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किस बात से? हिंदुस्तान जब आजाद करवाया था, सबसे युवा करतार सिंह सराभा, सुखदेव, ये भगत सिंह जैसे, करतार सिंह सराभा जैसे लोग, उन्होंने उस टाइम इस बात की आजादी की बात करी थी। भगत सिंह ने तो ये किताब के अंदर लिखा हुआ, मैं देश को जब आजाद मानूंगा जब सबको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य मिल जाएगा, ये मूलभूत आवश्यकता है। जब मैं देश मिला 1947 के बाद ये सब जो
भगत सिंह ने बोला था वो आज़ादी मिली हमें। उसी आज़ादी की बात हम कर रहे हैं, भगत सिंह वाली आज़ादी की बात हम कर रहे हैं कि 1947 से पहले जो आज़ादी का आंदोलन था, उन वीर शहीदों ने बोला था, उस आज़ादी की बात अब आज हिंदुस्तान मांग रहा। हम इन काले कानूनों से आज़ादी मांग रहे हैं। ये शेर के पट्टे जबरदस्ती दवाई देने लग रहे हैं, हम ये कहने लग रहे हैं ये पेट दर्द हमारे नहीं है, हमने ऐसी दवाई नहीं चाहिए, क्यों यह जबरदस्ती दवाई दी जा रही? इस बात के लिए आज़ादी की बात हो रही। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूर्णिमा है। क्या लगता है आपको जो अभी डफली वाले बोल रहे हैं, कहते डफली वालों का कोई काम नहीं किसान धरने में, शाहीन बाग पे भी गए थे, क्या तकलीफ है डफली वालों से? तकलीफ ही तकलीफ है। आप एक बात बताओ, किसान आंदोलन है ये, मेन तो किसान आंदोलन है। 3 जो काले कानून है इन्होंने धक्के से थोप दिए हमारे ऊपर। और सबसे बड़ी बात आती है, देखो छात्र आ गए इनके साथ, कर्मचारी इनके साथ आ गए, हर एक वर्ग से उठ करके इनके साथ हो गए। आंदोलन मजबूत हो रहा है, यही तो उनके पेट में दर्द है ना कि सभी इकट्ठे आ गए। नहीं, वो डफली वालों को टारगेट कर रहे हैं कि लोग पहुंच गए डफली वाले। फिर क्या आज़ादी की बात करते हैं? कौन सी आज़ादी की बात करते हैं? वो दिखा भी रहे हैं कि देश को बांटने की बात कर रहे हैं, अब आप कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हो? हम आजादी की बात करें तो शिक्षा को लेकर के, शिक्षा की आजादी की मांग कर रहे हैं। जो इन्होंने अब निजीकरण किया है ना सरकारी स्कूलों का, संस्कृति मॉडल स्कूल के रूप में बदल रहे हैं, उस बात से आजादी। और जो ये जातिवादी की, खुद ही अभी पीछे की बात है, मोदी जी गए हुए थे किसी उसमें, मेरे ख्याल किसी दरगाह में गए हुए थे और वहां जाके बोले कि हिंदू मुसलमान की राजनीति खेलने वाले लोग। अरे सत्ता में तुम बैठे हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति तुम कर रहे हो, हम तो तुम्हारे नीचे, हम तो जनता है, तुम हमारे साथ राजनीति खेल रहे हो। इस बात से आजादी, जातिवाद से आजादी, और जो बार बार निजीकरण कर रहे हैं ना, इस बात से आजादी चाहिए। और जो भगत सिंह ने आजादी का सपना देखा था, वही आजादी हमें चाहिए। सबको शिक्षा समान होनी चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए, हर हाथ को काम मिलना चाहिए, और स्वास्थ्य भी सबका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। इस बात की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर देश के अंदर ये सब बातें नहीं लागू होती, अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो इस बात के लिए सरकार सीधी सीधी जिम्मेदार है, सरकार की गलती है उसमें। और जो ये 3 कानून धक्के से, तो अब देखिए किसानों का बेड़ा गर्क। दूसरी बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई विद्यार्थियों का बेड़ा गर्क। हम क्यों नहीं बजाएंगे डफली? हमारा अधिकार है डफली बजाना। जगा रहे हो आप सरकार को? और नहीं तो कहीं हमारा हथियार है बल्कि जगाने का। इनकी आवाज कान नहीं खड़कते इनको नहीं दिखता कि किसान सड़कों पे सुशासन दिवस मना रही है हरियाणा सरकार, वो खट्टर सुशासन दिवस मना रहा है, उसको ये नहीं दिखता। अगर सुशासन दिवस मनाया होता किसान क्यों होते? 75% लगभग किसानी होती है हमारे देश के अंदर। कहाँ गया वो? कहाँ से सुशासन कर लिया उन्होंने? क्यों है किसान भी? तब जाते हो क्योंकि भगत सिंह ने भी बम फेंका था जो सरकारें थी उनको जगाने के लिए, तो आप डफली के जरिए जगा रहे हो? हाँ जी, अगर हम बम फेंकेंगे। अब एक बात बताओ, पीछे की बात है, गुजरात के अंदर हमारे यहीं पे आए हुए थे, मैंने एक पोस्ट में देखा था, बोले कि अगर हम वहाँ पे आंदोलन करते तो घर से पकड़ पकड़ के लेके आते हैं रिपोर्ट लिखने के लिए। बताओ, हम अपने अधिकारों के लिए नहीं मांग सकते? कहाँ लिखा है कि हम अपने अधिकारों की मांग नहीं उठा सकते? अच्छा, अगर हम आंदोलन कर रहे हैं, हम कम्युनिस्ट हैं, हम अगर मुसलमान करेंगे वो पाकिस्तानी है, और अब किसानों को खालिस्तानी बोल दिया। खालिस्तानी तो तुम हो जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं, बेफालतू में कानून बनाए जा रहे हो। अच्छा, एक सरकार वो भी चीज बोलती है कि जो विपक्ष कर रहा है, भी विपक्ष वाले कर रहे हैं, जो सीट है बीजेपी के पास वो 303 है। 303 वाले विपक्ष की सुनेंगे लोग कि 303 वालों की सुनेंगे? अब एक बात बताओ, उन्होंने बोला कि हाँ भाई विपक्ष है ना, जनता को भड़का रहा है, जनता के अंदर गलतफहमियां पैदा कर रहा है। में ये बैठे हैं, मेजॉरिटी में तो ये बैठे हैं, शर्म इनको आनी चाहिए। अरे कुछ लोग 303 सीटों वालों को धमका रहे हैं, एक बात हो, उनको बहकाएंगे वो कुछ लोग, उस जनता को बहकाएंगे। शर्म आनी चाहिए उनको, इतनी बात कहते हैं, मतलब उनमें खोट है, अपनी गलती मान रहे हैं वो इस बात के लिए। और ये 3 कानून अगर वापस नहीं होंगे ना, ये आंदोलन और भी मजबूत होता जाएगा। आज देख लो, महिलाएं भी है साथ में, छात्र भी है, नौजवान भी है, जितना आंदोलन मजबूत होता जाएगा उतने इनके पेट में दर्द होगा। अच्छा, एक और दर्द है, जब किसान यहाँ पे आ रहे थे, खाने की बात को लेके बड़ा दर्द है इनको कि किसान बड़े ठाड़ बार से बैठा हुआ है, ये भी पेट में दर्द है कि किसान ये कर नहीं सकता कि धोती कुत्ती में देखना चाहते हैं। ये एक बात बताओ, जब वो गधे की लीद का मसाला खा सकते हैं, हम पिज्जे नहीं खा सकते? बताओ, गधे की लीद के मसाले खा सकते हैं, वो गोबर खा सकते हैं। वो साध्वी प्रज्ञा बोल रही कि मैंने गोबर खा करके अपना कैंसर ठीक कर लिया। गाय का पेशाब नहीं, पंचवेग दवाई नाम दिया उसने गोबर को कि हाँ भी मैंने वो खा करके मैंने अपना कैंसर ठीक कर लिया। क्या बोलो, कभी कैंसर गोबर से ठीक करोगे? क्या डॉक्टरों की जरूरत नहीं है क्या देश के अंदर? हर जगह जाकर के देख लो स्वास्थ्य का क्या हाल है। डॉक्टर ने इसका मतलब हर हॉस्पिटल में गोबर भर दो, सबको गोबर खिला के ठीक कर दो अगर होते हो तो। और गोबर भी ऐसे नहीं आएगा जब तक वो चारा नहीं देगा, किसान अपनी बसीन नहीं काट के देगा, वो गोबर भी नहीं नसीब होना इनको जरा भी। अच्छा, डिजिटल इंडिया अभी की तस्वीर क्या है? मेक इन इंडिया जो नारा दिया गया था, डिजिटल इंडिया की तस्वीर कौन सी है फिर? एक बात बताओ, डिजिटल इंडिया की इन्होंने तस्वीर दी, अब एक बात, डिजिटल इंडिया तब बनेगा ना जब खातों में पैसे होंगे। सारा कुछ तो खोस लिया, बचा क्या? फोन लोगों लेकर के ऐसे मारे मत्थे में रिचार्ज कराने के पैसे तक नहीं होते लोगों के पास आज के टाइम में। इतनी भुखमरी है, बांग्लादेश हमने बनाया था, भुखमरी को उसके
मतलब क्या है? जैसे आपने बोला कि अभी आपने बोला एमडीएच के मसालों में गोबर बनाया जा रहा था, तो डिजिटल इंडिया की परिभाषा देनी हो, अगर कोई व्यक्ति हमें, कितनी नौजवान यहाँ पे खड़े हैं, अगर वो ब्रोड में जाते हैं तो ये क्या परिभाषा देंगे इंडिया की डिजिटल की? सर मैं बताता हूँ। हेलो सर, डिजिटल इंडिया वैसे सिर्फ किताबों में या फिर न्यूज़ चैनल पे ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर डिजिटल इंडिया या मेक इंडिया होता ना, तो फिर हम मूर्ति बाहर से क्यों बनवाते? जो 3000 करोड़, हाँ वो बाहर से क्यों बनवाते? राफेल बाहर से क्यों खरीदते? डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है। यही बात थी ना कि युवाओं को काम देंगे, काम देना था तो जहाज यहाँ से बनवाने थे, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए हैं, अब हमें बेरोजगार कर रहे हैं, इसीलिए हम डफली उठाई है। ये हमारा हथियार है, हमारा बात करने का तरीका है, लोगों को सुनाने के लिए आवाज की जरूरत है, ये वही आवाज है। इसीलिए जो ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जो ये कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका बजट चेक कर लो, सारा तो इनका जो भी बजट है वो सिर्फ बताने में, कार्ड छपवाने में, बैनर छपवाने में खर्च हो जाता है। तो ये कैसे काम? मैं आपसे, आप प्लस वन में अभी, अगर कल आप जाओगे बाहर एजुकेशन लेवल के ऊपर, एजुकेशन के बाहर, तो क्या आप बताओगे आप डिजिटल इंडिया भारत में कैसे है? आप देख रहे हो है डिजिटल इंडिया कहीं पे? आप खुद भी देख रहे हो, पत्रकार हो, आपको हर जगह का पता है, हर जगह जाते हो, है कहीं पे डिजिटल इंडिया? आप खुद बताओ। आप एक बताओ, हम डिजिटल इंडिया, इन्होंने ये बताया हाँ भाई हर चीज को ना, पहले इन्होंने ये बात बोली कि हाँ भाई जो किसान हैं उनके लिए भी बैंक वाली जो मुहिम थी वो शुरू कर देंगे, ठीक है, हर एक चीज के लिए इन्होंने वो कर दिया। अब एक बात बताओ, जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा बैंकों के अंदर डालने के लिए, तो एक बात बताओ डिजिटल कैसे बनेगा? हर एक तबके को तो इन्होंने खत्म कर दिया अपने हिसाब से, और आगे से हाँ भाई हम विश्व गुरु बनेंगे। कहाँ बनोगे विश्व गुरु तुम? है कोई जवाब इनके पास? विश्व गुरु की परिभाषा भी नहीं पता होगी इनको, बोले विश्व गुरु बनेंगे। हमारे देश के अंदर आज गरीबी देख लो आप, हर जगह झुग्गी झोपड़ी मिल जाएंगी आपको, हर जगह। वो हमारी गलती नहीं है, जनता की गलती नहीं है, वो सरकार की गलती है कि सरकार को अपना काम अच्छे से संभालना नहीं आ रहा। अच्छा, आप अभी नारा लगा रहे थे आजादी आरएसएस से, आरएसएस से क्यों आजादी मांग रहे हो आप? एक बात बताओ, स्पेशली एक मैं ये नहीं बोलूंगी, ब्राह्मणवाद की सोच पर ये चलते हैं, ठीक है। आप योगी को देख लीजिए, साध्वी प्रज्ञा को देख लीजिए, वो भगवा धारण करते हैं। अभी पीछे योगी ने बोला कि अपनी गाड़ियों के ऊपर ना क्षत्रिय, राजपूत, जाट वगैरह लिखवाने पे ना जुर्माना होगा। आप एक बात बताओ, भगवा धारण करके संसद में किसने बिठा दिया आपको? भगवा भी तो हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, तो आप क्यों डाल रहे हो? यही मेरा सवाल है उनसे कि अगर आप इन सब चीजों से खुद तो आप मतलब हाँ हिंदू धर्म की राजनीति, संप्रदाय की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति करेंगे, समाजवाद की कहीं पर बात नहीं करेंगे ये। और एक बात था, जब जनता ये काम कर रही है, आपके बच्चे में चले तो फिर भी आपके पेट में दर्द, आपके हित में चले तब भी पेट में दर्द, ना चले तब भी पेट में दर्द, चित भी उनकी पट भी उनकी। बताओ आरएसएस का क्या लगता है आपको जो कर रही है? मोहन भागवत के आप बयान भी सुनते हो, क्या लगता है आपको आरएसएस को, अगर आप अपने नजरिए से देखते हो तो क्या देखते हो? मैं जो आरएसएस है उसके अंदर सभी ब्राह्मणवादी लोग मिलेंगे, हिंदू धर्म के लोग मिलेंगे। उनका काम क्या है? हाँ भाई चले गए, अभी पीछे शायद आप ही थे वो रिपोर्टर, बीच में ना आरएसएस का बंदा पकड़ा था, आप ही थे ना शायद, वो बीच में आरएसएस का बंदा पकड़ा था। अब एक बात था, उसको सिखाया गया भी हाँ तू ऐसे ऐसे जा वहां पर। अब ये राजनीति कौन खेल रहा है? वो खुद कबूल करा उसने, मैंने आपकी वीडियो देखी उस टाइम पर, वो खुद कबूल कर रहा है कि हाँ भाई मैं आरएसएस का हूँ। उसको किसने भेजा? हमने भेजा उसको, बताओ उसी ने भेजा होगा। क्यों बोलेगा कि मैं आरएसएस का बंदा हूँ? आकर के उल्टे इंजाम हमारे ऊपर लगा देते हैं, हाँ भाई तुमने भेजा होगा, कम्युनिस्ट हो तुम, वामपंथी हो तुम, आतंकवादी हो तुम, खालिस्तानी हो, तो तुम क्या हो इतने बड़े बड़े इंजाम लगाने वाले? इतना अगर मान लिया एक टाइम में कि हाँ हम सभी खालिस्तानी हैं, या इतने साल से रह रहे थे तब क्यों नहीं केस किया हमारे ऊपर? तब कहाँ चले गए थे वो खालिस्तानी? एकदम से इतने सारे खालिस्तानी उत्पन्न हो गए क्या? एजेंसियों को तो पता होता ना कौन सा बंदा कहाँ पे है। हाँ फिर चलो एक बात मान ली, ठीक है, एक टाइम के लिए उनकी बात ऊंची कर देते हैं। आप ये तो देख लो आपका राजनाथ क्या कर रहा है, रक्षा मंत्री, उसको तो देख लो। और पीछे बहुत टाइम पहले की बात है, राजनाथ ने बोला था कि जहाँ पर किसान आंदोलन होगा ना हम वहां पहुंचेंगे। अब आजा समृद्धि ईरानी सिलेंडर उठा करके नाटक करती थी, वो नंगे बीजेपी, वो चड्डीधारी बीजेपी कहाँ है? आज किसान बैठे हैं और तुम सत्ता में हो, ये तो देख लो। महंगाई के लिए साड़ी ऊंची कर करके, हाथ में सिलेंडर, बोरियां उठा करके ये करती थी समृद्धि ईरानी, आज दिख रही है? कहीं पे नहीं दिख रही वो। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, बीजेपी की आपने बात की, अभी आ नहीं रही, लगता है कि किसान यहाँ पे आने देंगे? एक बात बताओ, जितना अब तक का जो मैं अपने नजरिए से आंदोलन देखा बहुत शांतिपूर्ण है। अगर आ जाएंगे हमारी बातों का जवाब दे दो, हमारी बातों का जवाब, मसला ही खत्म है। ये 3 कानून वापस ले लो, तुम भी ठीक हम भी ठीक। जवाब नहीं है, जवाब नहीं है ना, यही तो बात है ना। जब जवाब तभी नहीं आ रहे किसान, तभी नहीं आ रहे, उनके पास जवाब ही नहीं है। जवाब हो जाएगा तो
हैं, मसाले वगैरह बिकते हैं। आप एक बात बताओ, वहाँ पे मंडी नहीं, वहाँ पे कभी मंडी हुई ही नहीं, तो बंद कहाँ से करेंगे और आंदोलन कहाँ से होंगे? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਸ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਹ ਡਫਲੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਥਰੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ।